हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, विषय और क्षेत्र। दोस्तों, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 12th के हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल सीक्वेंस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपका कोई भाई है जो क्लास 12th में पढ़ता हो, तो आप इस पूरे क्लास का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास का शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले जो शब्द हैं वो है कि भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू और गोल। भू मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी है तो गोल है, यानी कि ऐसा विषय क्षेत्र जिसमें हम पृथ्वी और उससे संबंधित होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहा जाता है। भूगोल के कई सारे भाग हैं जिसको उपभाग कहा जाता है। उसी के अंतर्गत एक होता है मानव भूगोल। चूंकि मानव पृथ्वी पे ही रहता है और मानव का पृथ्वी से बहुत ही गहरा संबंध है, इसीलिए मानव के बारे में अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल नामक एक विषय क्षेत्र बनाया गया है, जो कि चैप्टर का नाम भी है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है? तो जिस तरह से भूगोल के अंतर्गत हम लोग ये देखें कि भूगोल क्या है, तो पृथ्वी और उससे संबंधित होने वाली घटनाओं को भूगोल कहते हैं। ठीक उसी तरह से मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उसी संबंध का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल के जनक जो हैं फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल का क्या उद्देश्य है। देखिए, मानव भूगोल का हमारा प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि मानव और पृथ्वी के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करें कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। इन संबंधों का अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम लोग अपने विकास में, खुद के समझ में बहुत ही जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे कि हम पृथ्वी पर एक अस्थायी और लंबा जीवन जी सके। तो ये रहा मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र मतलब उसका क्या दायरा है, उसका क्या पहुंच है। देखिए, भूगोल में बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने मानव के जो विषय क्षेत्र है उसको अलग अलग अपने अपने विचार से बांटा, जिनमें से प्रमुख रूप से देखा जाए तो मानव भूगोल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल, व्यावसायिक भूगोल, कार्य कुशलता भूगोल और उच्च आवश्यकताएं, जो कि भूगोल के अंतर्गत ही आता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र, मकान, बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो आवश्यकताएं जो कि इंसान को जीने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब का अध्ययन करते हैं। एक मानव को जिंदगी जीने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहले जिस भी विषय क्षेत्र में रोटी, कपड़ा और मकान का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा व्यावसायिक भूगोल। व्यावसायिक भूगोल ऐसा भूगोल जिसमें हम कार्य कुशलता, अपने पेशा, स्किल इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। उसके अंतर्गत आमतौर पे अखेट, अखेट मतलब हो गया शिकार करना, कृषि और खनन आता है। अखेट का अर्थ ये हो गया कि हम प्राचीन समय से ही जंगलों में रहने वाले निवासी रहे हैं और कई सारे जानवरों का शिकार करते हैं, उनका उनके अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके आगे कृषि है, जो कि वर्तमान सभ्यता संस्कृति का एक रीढ़ बना हुआ है। इसके अलावा खनन आता है। खनन कहने का अर्थ है कि जमीन से खोद करके हम बहुत सारे खनिजों का उत्पादन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब आमतौर पे पृथ्वी के गर्भ से ही निकाला जाता है। तो इन सब के बारे में जिस भी विषय क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है उसे व्यावसायिक भूगोल कहते हैं। उसके बाद से आता है कार्य कुशलता भूगोल। कार्य कुशलता मतलब हम अपने कार्य को कुशलतापूर्वक यानी स्किलफुल तरीके से करने के लिए एक खास तरह का विषय क्षेत्र बनाए हैं, जिसको पढ़ने के बाद से हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से करें, उसके लिए बनाए कार्य कुशलता, जिसमें आमतौर पे स्वास्थ्य यानी अपने हेल्थ को और इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन को रखते हैं। सबसे जो अंतिम है वो है उच्च आवश्यकताएं। उच्च आवश्यकताएं मतलब जैसे कि हमें कार्य करने के लिए, अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए अलग अलग विषय क्षेत्र हैं, लेकिन जो सबसे हाई क्वालिटी का होता है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम उसे करते हैं तो बाकी आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं, उसे कहते हैं उच्च आवश्यकताएं। उच्च आवश्यकताएं के अंतर्गत सरकार को चलाना, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करना, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था जो कि मैं खुद कर रहा हूँ,
ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और इसके आगे देखें तो विज्ञान, विज्ञान इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा धर्म, धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत ही इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद से देखते हैं तो ये रहा प्रमुख भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद से हम देखते हैं कि मानव भूगोल की क्या क्या विचारधाराएं हैं। विचारधारा कहने का मतलब है कि मानव भूगोल के अंतर्गत सबका अलग अलग सोच होता है और उसमें हम किस विचारधारा, किस थिंकिंग, किस थॉट का अध्ययन करते हैं उसे विचारधारा कहते हैं। देखिए, मानव भूगोल को लेकर के कई बार ये शोध चलता है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले निवासी हैं यानी कि इंसान, और दूसरा जो इंसान को जो पालता है यानी कि पृथ्वी, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, आखिर इन दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा मजबूत है। तो इस बात को लेकर के कई सारे विद्वानों का अलग अलग अपना मत है। कईयों का कहना है कि पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कईयों का कहना है कि नहीं, पृथ्वी भले शक्तिशाली हो लेकिन हम जिस तरह से चाहे पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार देखें तो मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहला है निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसमें से देखें तो निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो निश्चयवाद विचारधारा यह कहता है कि जो मानव है वो पृथ्वी का दास नहीं है। मानव पृथ्वी का दास नहीं है, यानी हम अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। नेचर ने अपना रूल बनाया है कि हमें दिन भर कार्य करना है और रात में जब अंधेरा हो जाएगा तो हमको सो जाना चाहिए। लेकिन मानव ने अपने दिमाग का प्रयोग करके बल्ब का आविष्कार किया और रात में सोने के बजाय वर्तमान समय आज भी हम रात में भी कार्य करते हैं। यानी पृथ्वी जो भी अपना नियम बना था उसके बिल्कुल ही विपरीत जा करके हम अपने कार्य का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा देखें तो इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो हम्बोल्ट और रैटजेल थे। उसके अलावा जो दूसरी विचारधारा है वो यह कहता है संभववादी विचारधारा। उसका कहना है कि मानव जो है वो पृथ्वी का दास नहीं है। मैं आपको ऊपर गलत ये बोल दिया कि मानव पृथ्वी का दास है, नीचे कह रहा है कि मानव पृथ्वी का दास नहीं है, यानी कि हम अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। निश्चयवादी विचारधारा में ये होता है कि हम पृथ्वी के द्वारा जो भी नियम बनाएंगे वो पूरी तरह से निश्चित है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य निकलता है पूरब में तो पूरब में ही निकलेगा, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दिन और रात 24 घंटे के अंतर्गत होता है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि पृथ्वी ने जो भी नियम और कानून बना रखे हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा। जो शायद संभववादी विचारधारा ये कहता है कि नहीं, मानव जो है पृथ्वी का गुलाम नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने कार्य को करने के लिए और अपना चुनाव के अनुसार वो कार्य कर सकता है। यानी नेचर ने एक रूल बनाया कि जंगल जंगल है वहाँ पे जानवर रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में जंगल में, पहाड़ों पे, हर जगह पे इंसान वास कर रहा है। यानी कि जो भी नियम बनाएगा उसके उलट इंसान काम कर रहा है अपने पसंद के कार्य का चुनाव करके। जो अगला है और सबसे अंतिम, उसका नाम है नव निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो ग्रिफिथ टेलर थे। उन्होंने इस विचारधारा के अनुसार कहा कि रुको और जाओ, इसकी संकल्पना दी थी। उनका मानना था, जैसे कि पहले विचारधारा है निश्चयवादी, ये कहता है कि पृथ्वी पे जो भी कार्य होता है वो सब निश्चित है, पृथ्वी ने निश्चित करके रखा है, हमारे नेचर ने उसको फिक्स कर दिया है, इसमें हम मानव कुछ भी नहीं कर सकता। और मानव जो है उसमें पृथ्वी का दास बन जाता है, उसकी गुलामी करते रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी विचारधारा संभववादी ये कहते हैं कि उसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद विचारधारा, इसका कहना है कि मानव जो है न तो पृथ्वी का दास है और न ही पृथ्वी का मालिक है। यानी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मानव चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, अपने मन अनुसार कार्य कर सकता है, चुनाव कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे इंसान के एक भी बस नहीं चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ऐसा कार्य जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकता वो ये कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में घूर्णन करती है तो वो करेगी, हम चाह के भी उसे रोक नहीं सकते। इसके अलावा जो सुबह होता है उस समय सूर्य पूरब दिशा से निकलता है तो पूरब से ही निकलता है, हम चाह करके उसको पश्चिम से नहीं निकाल सकते। लेकिन परिवर्तन करने के अंतर्गत देखा जाए तो जो हमारा इकोसिस्टम है, नेचर ने एक रूल बना के रखा है कि दिन भर इंसान को कार्य करना चाहिए और जैसे ही शाम हो जाए यानी कि सूर्य डूब जाए उसके अनुसार हमें भी अपने घरों में जाकर के सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन हम इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं, बल्ब का आविष्कार किए, उसके अनुसार रात में भी कार्य करते हैं। नेचर ने ये रूल बनाया था कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी कि अगला कार्य करेगा तो उसके अनुसार हम दूसरा कार्य करेंगे। लेकिन हम लोग खेती का आविष्कार करके खेती करने लगे और उसके साथ ही औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया और आज हम बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका जो निर्माण है वो हम फैक्ट्री में कर देते हैं मशीन के माध्यम से। तो
नवनिश्चयवाद विचारधारा यही कहता है कि हम बहुत सारे ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ पे परिवर्तन कर भी सकते हैं और परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं, यानी मानव ना तो पृथ्वी का दास है और ना ही पृथ्वी का मालिक है। तो ये रहा क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल और उसके विषय क्षेत्र के क्लास। इसमें मैंने एनसीईआरटी के और साथ में एक और पब्लिकेशन जिसको एसबीपीडी कहा जाता है, उस दोनों को कंबाइन करके आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली कनेक्टेड कभी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।